नमस्कार दोस्तों, मैं विकास फिर से एक बार न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत करता हूं। जब भी जापान और चीन के दुश्मनी भरे रिश्ते और इतिहास की बात होती है तो 1937 के दिसंबर महीने में चीन शहर नानजिंग में शुरू हुए कत्लेआम को जरूर याद किया जाता है। जापानी सैनिकों ने नानजिंग शहर को अपने कब्जे में लेकर हत्या, रेप और लूट को अंजाम देना शुरू कर दिया था। यह कत्लेआम 1937 में दिसंबर महीने में शुरू हुआ था और 1938 के मार्च महीने तक चला था। नानजिंग में उस वक्त इतिहासकारों और चैरिटी संगठनों के अनुमान के मुताबिक 2.5 से 3 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। इनमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल थे। बड़ी संख्या में महिलाओं से रेप भी हुआ था। हालांकि जापान के ज़्यादातर इतिहासकार इस पैमाने पर कत्लेआम के होने पर इनकार करते हैं। वे रेप और हत्या की बात को स्वीकारते हैं, लेकिन बड़ी तादाद से इनकार करते हैं। साथ ही यह भी कहते हैं कि ये सारी चीज़ें युद्ध के दौरान हुई थी। 1931 में जापान ने चीन के मंचूरिया में आक्रमण किया। जापान ने यह आक्रमण एक विस्फोट के बाद किया था, जो जापानी नियंत्रण वाले रेलवे लाइन के पास हुआ था। इस दौरान जापानी सैनिकों का मुकाबला चीनी सैनिक नहीं कर पाए और जापान ने कई चीनी इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया। जापान चीन पर अपनी पकड़ मजबूत बनाता गया और चीन कम्युनिस्टों और राष्ट्रवादियों के गृह युद्ध में फंसा था। चीन के राष्ट्रवादी नेता चियांग काई शेक ने नानजिंग को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया था। कई जापानियों को लगता है कि चीन में जापान की ज्यादती को वहां की टेक्स्ट बुक में बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। हालांकि यह ऐतिहासिक तथ्य है कि 1931 में जापान ने बड़ी आक्रामकता से चीन के मंचूरिया पर कब्जा किया था। इसके परिणाम स्वरूप 1937 में एक व्यापक युद्ध की शुरुआत हुई थी और लाखों चीनियों की मौत के बाद 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के अवसान के साथ इसका अंत हुआ था। दूसरे विश्व युद्ध में पूर्वी एशिया जंग का मैदान बना हुआ था। इसी इलाके में राष्ट्रीय अस्मिता को केंद्र में लाने में दूसरे विश्व युद्ध की बड़ी भूमिका रही है। आज की तारीख में आर्थिक और सैन्य शक्तियों में काफ़ी आगे निकल चुका है, लेकिन इस सफर में उसके अतीत की भी खासी भूमिका रही है। चीन ने अपमानजनक इतिहास को वहां की पाठ्य पुस्तकों का हिस्सा बनाया और आने वाली पीढ़ी को बताया कि उनके मुल्क को कितना अपमान सहना पड़ा है। चीन अपने नागरिकों को याद दिलाता रहता है कि 1839 के पहले अफीम युद्ध से लेकर दूसरे विश्व युद्ध तक कैसे जुल्म सहना पड़ा है। चीनी नागरिकों को यह नहीं भूलने दिया जाता है कि जापान और पश्चिम के उपनिवेशवादियों ने कैसे अपमानित किया है। चीन ने 2014 में नानजिंग में मारे गए लोगों की याद में हर साल 13 दिसंबर छुट्टी रखने की भी घोषणा की थी। चीन जापान से नानजिंग संहार के लिए माफ़ी की मांग भी कर चुका है। चीन ने कहा था कि शिंजो आबे को नानजिंग स्मृति भवन में आकर माफ़ी मांगनी चाहिए। जब यूनेस्को में नानजिंग नरसंहार से जुड़े दस्तावेजों को विश्व रिकॉर्ड के तौर पर सहेजने का फैसला किया तो जापान ने कड़ी आपत्ति जताई थी और उसने यूनेस्को को फंड देना भी बंद कर दिया था। कटुता का आलम। प्यू रिसर्च के मुताबिक जापान और चीन के नागरिकों में काफ़ी कटुता है। प्यू रिसर्च के अनुसार केवल 11% जापानी ही चीन के बारे में सकारात्मक राय रखते हैं, वहीं 14% चीनी जापान के बारे में ठीक राय रखते हैं। कहा जाता है कि 1949 से 1976 तक के बीच माओ के दौरान नानजिंग में हुए कत्लेआम की उपेक्षा की गई। इसकी एक वजह यह भी है कि उस दौरान चीन में कम्युनिस्ट और राष्ट्रवादियों के बीच गृह युद्ध छिड़ गया था। राष्ट्रवादियों ने नानजिंग को राष्ट्रीय राजधानी घोषित कर दिया था और 1930 के दशक में बहुत कम कम्युनिस्ट इस शहर में रहते थे। चीन में राष्ट्रवादियों की हार के बाद 1949 में एकीकरण शुरू किया गया था। कम्युनिस्टों का दावा है कि उन्होंने जापानियों से भी युद्ध जीता था और गृह युद्ध में भी जीत हासिल की थी। माओ की मौत के 6 साल के बाद हालात तेजी से बदले। जुलाई 1982 में जापान के शिक्षा मंत्री ने एक टेक्स्ट बुक छपवाई और उसमें दूसरे विश्व युद्ध में जापान की भूमिका की लीपापोती की गई। नागरिकों के स्तर पर भी समस्या। चीन को लगा कि अगर जापान अपनी भूमिका को भूल रहा है तो वह उसे भूलने नहीं देगा। चीन ने इस नरसंहार से जुड़ा एक संग्रहालय खोला
और जापानी टेक्स्ट बुक कुछ हफ्ते बाद ही हुआ। 1982 के पहले चीन के नानजिंग नरसंहार को लेकर कोई भी दस्तावेज प्रकाशित नहीं किया गया था। चीन और जापान दुनिया की दूसरी और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दोनों देशों के बीच समस्या केवल राजनयिक स्तर पर ही नहीं बल्कि नागरिकों के स्तर पर भी है। अभी दोनों देशों के बीच दो छोटे द्वीप को लेकर विवाद हुआ था। एक द्वीप सेनकाकू जो जापान में है और दूसरा द्वीप देओउ जो चीन में है। दोनों देशों ने यह अपनी अपनी जल सेनाओं की गश्ती बढ़ा दी है। दोनों देशों में कोई विवाद होता है तो इतिहास से गड़े हुए मुर्दे उखाड़े जाते हैं। दूसरी तरफ संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिश की जाती है तो अतीत को याद किया जाता है। जापान के उप प्रधानमंत्री के तौर पर तारो असो 2006 में भारत के दौरे पर आए थे। उस वक्त उन्होंने एक बयान में कहा था कि अतीत के 1500 साल से भी ज़्यादा वक्त के इतिहास का ऐसा कोई वाकया नहीं है जो चीन के साथ हमारा संबंध ठीक रहा हो। 1972 में जापानी प्रधानमंत्री काकुई तानका चीन के दौरे पर गए थे। उन्होंने इस दौरे में चीन से रिश्ते सुधारने की कोशिश की थी। जिस जापान ने 1930 के दशक से 40 के दशक तक चीन पर इतनी सैन्य आक्रामकता दिखाई थी, उसी चीन के नायक माओ ने जापानी पीएम काकोई से माफ़ी की बात माओ से पूछी गई तो उन्होंने कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। माओ ने कहा कि बिना जापानी आक्रमण के चीन में कम्युनिस्ट क्रांति संभव नहीं हो पाती। दुश्मन का दुश्मन दोस्त। नानजिंग हत्याकांड की याद में रखे गए हजारों जोड़े जूते आज भी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का ही शासन है और शी जिनपिंग को माओ के समान दर्जा दिया गया है। माओ भले जापान के अतीत के हमले को भूल गए थे, लेकिन शी जिनपिंग ने उसे और ताज़ा किया है। ईस्ट चाइना सी को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव जग जाहिर है। साउथ चाइना सी पर जापान, ताइवान, अमेरिका और मलेशिया के साथ है। भारत के साथ जापान के बढ़ते रिश्तों को लेकर भी चीन हरकत में है। जापान के सहयोग से भारत चीन से लगी सीमा पर आधारभूत ढांचे का विकास कर रहा है। दूसरी तरफ उत्तर कोरिया जापान के लिए खतरा बना हुआ है। वहीं उत्तर कोरिया और चीन के बीच अच्छे संबंध किसी से छुपे हुए नहीं हैं। अगर चीन और जापान के बीच शत्रुता भरा इतिहास है तो भारत और चीन के बीच भी ऐसा ही है। ऐसे में भारत और जापान की दोस्ती को समझना बहुत कठिन नहीं रह जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।